आज हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 31 दिसंबर 6 को इसकी स्थापना कोई अचानक नहीं हुई थी, अपितु ये क्या था, एक लंबी प्रक्रिया थी। और इस प्रक्रिया की शुरुआत कब से हो रही है, तो आप कह देंगे कि इस प्रक्रिया की शुरुआत 1857 की बगावत से होती है। अगर हम 1857 की जो बगावत है इसको याद रखें, तो इस बगावत में हिंदू और मुसलमानों ने, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ने एक साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया था। और इस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, इसने अंग्रेज़ों को यह सिखा दिया था कि हमें इस एकता को तोड़ना होगा। ठीक है, क्लियर। और उन्होंने इसी एकता को तोड़ने के लिए 1857 की बगावत के तुरंत बाद एक रोमन थ्योरी थी, एक रोमन सिद्धांत था, सिद्धांत, ठीक है, वो क्या था, बांटो और शासन करो। ठीक है, क्या था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो की नीति को अपनाना शुरू किया था। अब देखिए, ये एकता को तोड़ने के लिए ही यह इन्होंने बांटो और शासन करो की नीति को अपनाया। 1872 तक अगर हम लोग देखें, 1872 तक हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, यह बहुत अच्छी थी, क्योंकि 1866 में सर सैयद अहमद, कौन, सर सैयद अहमद, ये गुरदासपुर में है, और गुरदासपुर में बोलते उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत बहू की दो खूबसूरत आँखें हैं। ठीक है, और इस प्रकार से बहू का वजूद या अस्तित्व या उसका सौंदर्य तभी तक है जब तक कि उसकी दोनों आँखें एक साथ हैं। ठीक है, लेकिन 1872 में कुछ पॉलिसी में परिवर्तन आ रहा है। ठीक, क्या परिवर्तन आ रहा है, 1872 में एक किताब आती है बी मोहम्मदन, हम मुसलमान। और इसी मुसलमान या बी मोहम्मदन नामक की जो किताब थी, इसी किताब में लिखा गया कि समय का तकाजा है या मांग है कि हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दीवार खड़ी करनी होगी। और इसका परिणाम ये आया कि 1875 में तत्कालीन जो वाइसराय थे, वे थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, नॉर्थब्रुक, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने, ठीक है, सर सैयद अहमद को, ठीक है, एक फाइनेंशियल असिस्ट करके, एक फाइनेंशियल आर्थिक सहयोग दे करके एक संस्था बनवाई थी, MAOC। ठीक है, ये MAOC मतलब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में आकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदलेगा। लेकिन आपने देखा कि ये MAOC की स्थापना, ठीक है, यह किसने कराया है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कराया है। किसके सहयोग से कराया है, तो सर सैयद अहमद के सहयोग से कराया है। ठीक, एक पॉइंट अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, MAOC का उद्देश्य क्या है। तो MAOC का उद्देश्य है अंग्रेज भक्त मुसलमान लाना। ठीक है, और सर सैयद अहमद ने इस संस्था की स्थापना से पहले ही 1870 के आसपास एक बुकलेट पब्लिश किया था जिसका नाम था लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, ये संस्था के द्वारा, MAOC के द्वारा वो करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, एक लॉयल मुसलमान पैदा करना चाह रहे हैं, एक लॉयल
अंग्रेज भक्त उत्पन्न करना चाह रहे हैं, मतलब अंग्रेजों की जो भक्ति में विश्वास करे ऐसे मुसलमान का विश्वास करना चाहते हैं। वो ऐसे मुसलमान को बनाना चाहते हैं जो मुसलमान किस में विश्वास करता हो, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में विश्वास करना चाहता हो, मतलब वो हैट, कैप, टोपी, अंग्रेजी और अंग्रेजियत में विश्वास करता हो, ऐसे मुसलमान को वो पैदा करना चाहते हैं। और इसीलिए बनाई थी सर सैयद अहमद ने MAOC की, ठीक है, स्थापना। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं आपसे। देखिए 1881 में एक घटना होती है, ठीक है, ये दौर किसका है, तो वाइसराय रिपन का है। वाइसराय रिपन ने, ठीक है, एक लॉ लाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है, मतलब स्थानीय स्वशासन का सिद्धांत लाया था। तो स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत के द्वारा क्या हुआ, ठीक है, जो स्थानीय निकाय हैं उनके प्रतिनिधियों का जनता के द्वारा चुनाव होना था। तो जाहिर सी बात है कि जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसकी सरकार होगी, ठीक है। तो बहुमत किसका था, बहुमत तो अंग्रेजों का था, ठीक है, अरे सॉरी, बहुमत तो हिंदुओं का था। तो जब हिंदुओं का बहुमत है तो प्रतिनिधि भी किसके होंगे, ठीक है, हिंदुओं के होंगे, ठीक है। इसलिए, ठीक है, यहाँ से भी उनको सर सैयद अहमद को, ठीक है, एक हिंदू विरोधी माहौल बनाने का अवसर मिल गया था। फिर देखिए 1882 में एक और संस्था बन रही है, और संस्थाएं बन रही है, और एक नारा आ रहा है शुद्धि आंदोलन। अब ये जो शुद्धि आंदोलन है, ठीक है, ये कौन दे रहा है, दयानंद सरस्वती दे रहे हैं। तो जब दयानंद सरस्वती का शुद्धि आंदोलन था, तो ये शुद्धि आंदोलन क्या था, एक्चुअली में ये था शुद्धि आंदोलन कि जो मुसलमान बन चुके, जो हिंदू थे और मुसलमान बन गए थे, उनको पुनः जो है हिंदू धर्म में लाना। तो ये जो शुद्धि की बातें थीं, ये हम शुद्ध नहीं हुए, ठीक है, या हमारे पूर्वज शुद्ध नहीं हुए, वो डे बाय डे और ज़्यादा अशुद्ध होते गए, और उसका परिणाम क्या आया, 1947 का भारत विभाजन। फिर देखिए 1884 में, ठीक है, क्या चेंज आ गया, क्या लाइफ मतलब चेंज कर रही है। 1866 में जिस सर सैयद अहमद ने गुरदासपुर में कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत बहू की दो खूबसूरत आंखें हैं, वही सर सैयद अहमद 1884 में मेरठ से कह गए, ठीक है, क्या कह गए मेरठ से, ठीक है, कि हिंदू और मुसलमान न केवल दो धर्म हैं, अपितु दो मान्यताएं भी हैं। एक पश्चिम को पवित्र मानता है, दूसरा पूरब को। एक शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी, ठीक है। हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताओं में भी अंतर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ हो ही रही थी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, ठीक है। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई तो सर सैयद अहमद को एक डर सताने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान, ठीक है, कांग्रेस की तरफ चले जाएं, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1886 में MEC की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया, MEC। देखिए MEC मतलब मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की ये स्थापना किया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, मोहम्मदनों को या मुसलमानों को, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन और कांग्रेस से दूर जाने का, ठीक है, गुड़ सिखाने के लिए। मतलब वो आप कांग्रेस से दूर रहें और वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ आएँ, मतलब साइंटिफिक अप्रोच रखें और कांग्रेस जैसी संस्थाओं से दूर रहे। यही यहाँ पर टीचिंग की जाती थी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में। फिर देखिए 1888 में कांग्रेस की बैठक जब इलाहाबाद में चल रही थी, तो उस समय सर सैयद अहमद ने इलाहाबाद, जो कि उस समय मुसलमानों का बड़ा गढ़ था, उस समय मुसलमानों को कांग्रेस से जाने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन UPA, ठीक है, की स्थापना किया था, ठीक है। अभी ये नफरत अभी शैशव अवस्था में थी कि इसे और ज़्यादा व्यापक कर दिया, ठीक है, किसने, 1892 में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, शुद्धि का जो मंत्र दयानंद सरस्वती का था उसे राजनीतिक स्वरूप दे दिया, ठीक है। और आप जैसा कि जानते भी हैं कि बाल गंगाधर तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है,
ठीक है, किसका जनक कहा जाता है? ठीक है, हिंदू राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है किसे? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, फिर 1893 में तिलक सर ने एक संस्था बनाई थी, एक गणेश उत्सव उन्होंने आयोजित किया था। ठीक है, और कब? 93 में, 1893 में। और 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव का आयोजन किया था, शिवाजी उत्सव। ठीक है, 1895 में। और इसी वर्ष उन्होंने लाठी क्लब की भी स्थापना किया था। और इसके द्वारा जो शिवाजी उत्सव था, शिवाजी उत्सव के द्वारा उन्होंने बार बार सिद्ध करने की कोशिश किया कि इस देश का नायक शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी थे, या और औरंगजेब जो हैं उनको उन्होंने खलनायक सिद्ध करने की कोशिश किया, जो मुसलमानों के लिए एक निश्चय ही अच्छा संदेश नहीं था। ठीक है, तो ये जो नफरत के वातावरण चल रहे थे, ठीक है, इसी नफरत के वातावरण में, ठीक है, बंगाल में राष्ट्रवाद पनप रहा था। बंगाल में जो राष्ट्रवाद है ये तेज़ गति के साथ पनप रहा था। और इसी राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए, ठीक है, 1902 में भारत सचिव, तत्कालीन जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे भारत सचिव, ठीक है, रिजले, जिसे हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल में, ठीक है, आपको बता रखा है। ठीक है, आप पीछे वीडियो पलट करके देख सकते हैं। 1902 में भारत सचिव रिजले ने, ठीक है, लिखा था, किसको? वाइसराय कर्जन को लिखा था कि यूनाइटेड बंगाल इज अ, ठीक है, मिस्टेक। ठीक है, कि जो एकीकृत बंगाल है ये हमारी भूल होगी। ठीक है, और जो विभाजित बंगाल है ये हमारी आवश्यकता है। ठीक है ना? तो और उसका परिणाम ये हुआ, ठीक है, कि 1905 में, ठीक है, ये बंगभंग कर दिया गया या बंगाल का विभाजन किया गया। तो आप जरा ये चीज़ देखिए कि जब बंगभंग किया गया 1905 में, तो इससे क्या हो गया? इससे हित बट गए। बंगभंग करके अंग्रेजों ने क्या किया? ठीक है, हित को बांट दिया। कैसे हित को? मुस्लिम हित अलग कर दिया और हिंदू हित अलग कर दिया। ठीक है, अब ये जो हितों में विभाजन हुआ, इसको आप समझने की कोशिश करिए। जो हितों में विभाजन हो रहा है, इसी हित के विभाजन ने ही हमारे देश के विभाजन की पटकथा को लिख दिया, जिसे हमने 1947 में देखा था। अब ये देखिए, जब उन्होंने हित को बांट दिया, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का 1905 में बनारस अधिवेशन चल रहा था। बनारस अधिवेशन चल रहा था, उसमें जो लिबरलिस्ट थे, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि बंगभंग का जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय स्वरूप ले। ठीक है, वे नहीं चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार की बातें हों। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग था, जिसे हम उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वो चाहता था कि नहीं, हम इसे, ठीक है, राष्ट्रीय स्वरूप ले लें। ठीक है, लेकिन उदारवादी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मुसलमान हमसे असंतुष्ट होगा। ठीक है, लेकिन उग्रवादी इस तथ्य को नहीं समझ पाए, और उसका परिणाम क्या हुआ? जब उन्होंने बंगभंग के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया, तो मुसलमानों ने यह मान लिया, ठीक है, कि कांग्रेस हमारा हित नहीं चाहती है। ठीक है, और जब अंग्रेज इस देश से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, तब ये लोग, ठीक है, हिंदूवाद के चरमोत्कर्ष को स्थापित कर देंगे, और हम मुसलमान इन लोगों की, ठीक है, किस कर अनुकंपा पर, ठीक है, अनुकंपा मतलब उनकी इच्छा पर ही निर्भर होकर के रह जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ढाका के नवाब समीउल्लाह ने स्वदेशी के विरोध में कहा था, एक नारा दिया था, विदेशी अपनाओ। ठीक है, अंग्रेज भक्त बनो और विदेशी अपनाओ का नारा समीउल्लाह ने दिया था। अब हम आपको इसके बाद बताते हैं कि कैसे इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो हताशा के इस वातावरण में, हताशा देखिए दोनों ओर है। हताशा तो कांग्रेस के अंदर भी है। ठीक है, कांग्रेस के अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट और लिबरलिस्ट दो उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब उदारवादी उत्पन्न हो रहे हैं, उग्रवादी उत्पन्न हो रहे हैं। और ऐसी ही हताशा, ठीक है, कुछ ऐसी ही हताशा, ठीक है, अलीगढ़ में भी है। ठीक है, अलीगढ़ में है। तो अलीगढ़ में आइए हम देखते हैं कि अलीगढ़ में कौन है, कि MAOC। तो अलीगढ़ में MAOC है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। तो जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ठीक है, इसके प्रिंसिपल कौन है? इसके प्रिंसिपल हैं आर्ची बोल्ड। आर्ची बोल्ड हैं। ठीक है, क्लियर।
और एमओसी के कुछ स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन टीचर्स हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ तो कर देंगे, ठीक है। मोहसिन उल मुल्क कौन है? मोहसिन उल मुल्क है, उल मुल्क। और दूसरे कौन हैं? तो आप कहेंगे वकार उल मुल्क हैं, ठीक है, वकार, ठीक है, वकार उल मुल्क, ठीक है। और वकार उल मुल्क मुस्ताक के नाम से, इनका पूरा नाम है मुस्ताक, ठीक है। तो एक तो आपने देखा मोहसिन उल मुल्क हैं, दूसरे हैं वकार उल मुल्क, और तीसरे हैं आफ्ताब अहमद, आफ्ताब अहमद, ठीक है। ये 3 लोग हैं, ये प्रिंसिपल आर्चिबाल्ड है। इन्हीं लोगों ने, ठीक है, एक शिष्टमंडल शिमला भेजने का निर्णय किया था, और इसका नेतृत्व किसे सौंपा गया था? इसका नेतृत्व सौंपा गया था आगा खां को, ठीक है, क्लियर। तो ये शिष्टमंडल आर्चिबाल्ड के साथ, ठीक है, 1 अक्टूबर 1906 को किससे मिला था? वाइसराय मिंटो सेकंड से शिमला में मिला था, इसलिए इसको शिमला शिष्टमंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे कि जो शिमला शिष्टमंडल है ये क्या मांग कर रहा है मिंटो सेकंड से, या वाइसराय मिंटो सेकंड से, ये क्या मांग रहा है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो शिमला शिष्टमंडल है ये वाइसराय से कह रहा है कि सर हमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब केंद्रीय विधान परिषद है, और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं उसमें रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि ऐसा वो क्यों मांग रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तर्क दिया था, आगा खां ने मिंटो के सामने तर्क दिया था कि सर ये जो बहुमत है ये किसका बहुमत है? हिंदू बहुमत का देश है ये, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कौन होंगे? हिंदू होंगे, मतलब हिंदुओं का मत, हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन और हिंदुओं की सरकार होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में मुसलमान क्या कहा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि सर न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, और न्याय निष्पक्ष कब हो सकता है, ठीक है, जब सर उसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो। मतलब न्यायपालिका में भी वो आरक्षण की बात कर रहे हैं ताकि न्यायपालिका में निष्पक्षता बनी रहे, क्योंकि अगर न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है तो किसी प्रकार के अधिकारों का या एग्जीक्यूटिव राइट्स को लेकर के, ठीक है, कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, यह शिष्टमंडल को मिंटो सेकंड ने या वाइसराय मिंटो सेकंड सर ने आश्वस्त किया था कि समय आते ही हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, एक स्थान है ढाका, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। तो अगर हम देखें ढाका, तो ढाका में 31 दिसंबर है, ठीक है, 1906 है, और यहाँ पर MEC की बैठक चल रही है। MEC मतलब हमने अभी आपको बताया था, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक चल रही है, और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं समीम सर, समीम उल्लाह कर रहे हैं, ठीक है। ये ढाका के नवाब हैं समीम उल्लाह, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसी समय उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की अपनी राजनीतिक पहचान नहीं है, इसलिए राजनीतिक पहचान पाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता उन्होंने महसूस किया था, ठीक है। और इसी राजनीतिक संगठन को बनाने के लिए ही 31 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया, ये देखिए लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई, ठीक है। अब बात हमने बना दिया, देखिए ये हमने बता दिया इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, शिमला डेलीगेशन हो गया, ये हमने बैकग्राउंड आपको बता दिया। अब हम देखते हैं संविधान, ठीक है। तो राजनीतिक संस्था तो बन गई, लेकिन इसका संविधान कौन बनाएगा? तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रीन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, हरा संविधान, ठीक है, ग्रीन संविधान। आज पाकिस्तान के संविधान को क्या कहा जाता है? ग्रीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड किसका है? केवल पाकिस्तान का है, ठीक है। तो ये इसके संविधान का नाम है ग्रीन संविधान, किसके? मुस्लिम लीग के। और इस ग्रीन संविधान को बनाता कौन है?
तो इसको बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, एक है वकार उल मुल्क मुश्ताक, वकार उल मुल्क मुश्ताक, और दूसरे हैं मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये संविधान उन्होंने बनाया, ठीक है, और यह संविधान बन के तैयार कब हो रहा है, ठीक है, 7 में तैयार होता है, ठीक है, मतलब 1907 में, ठीक है, कहीं कहीं आपको 8 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा कि समीमुल्लाह, ठीक है, इसके क्या हैं, ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने संविधान बनाया है, ठीक है, किसका, ग्रीन कॉन्स्टिट्यूशन को या मुस्लिम लीग के संविधान को बनाया है। अब हम इसके बाद अगली आपसे बातें करते हैं मुस्लिम लीग का सेशन। तो मुस्लिम लीग का जो पहला सेशन होता है वो कहाँ हो रहा है, तो आप कहोगे कि 1908 में होता है, ठीक है, और ये 1908 में अमृतसर में हो रहा है, ठीक। तो अमृतसर में जो सेशन हो रहा है, इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं आगा खां, ठीक है, आगा खां कर रहे हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के पहले सेशन की पहले अध्यक्ष कौन हुए, आगा खां हो रहे हैं, ठीक है, कब, 1908 में अमृतसर में। और ये कब तक रहे हैं, तो आप कहोगे कि यह 1914 तक रहते हैं, ठीक है, इस पद पर ये 1914 तक रहते हैं। यहाँ आप एक बात याद रखिएगा कि अमृतसर सेशन से क्या बात आई। अमृतसर सेशन में पहली बात आई थी कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन को या सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की और, ठीक है, न्यायपालिका में रिजर्वेशन की पहली लिखित मांग यहीं से किया था, ठीक है, और इस मांग को स्वीकार लिया था किसने, 1908 में, ठीक है, मार्ले मिंटो ने, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म में, ठीक है। और ये मार्ले कौन है, सेक्रेटरी इंडिया या भारत सचिव, और ये मिंटो सेकंड, ये वाइसराय है, ठीक है। तो इसी मार्ले मिंटो में यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई, ठीक है। और आप याद रखिएगा कांग्रेस ऐसा कुछ इसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि 1907 के सूरत में ही कांग्रेस आकर के 2 भागों में बढ़ चुकी थी, इसमें नरम दल और गरम दल में, ठीक है ना। और ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो नरम दल था वह इसलिए खुश हो गया था क्योंकि, ठीक है, विरोध किया भी नहीं उसने, क्योंकि जो प्रांतीय विधान परिषद थे और केंद्रीय विधान परिषद थे उनमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी और अप्रत्यक्ष निर्वाचन को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक है, इसलिए वो खुश थे, ठीक है। अब अगर हम माइलस्टोन की बात करें, ठीक है, कि इसमें क्या क्या और बातें होती हैं, प्रमुख बातें होती हैं, तो हम लेके चलेंगे मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये देखिए मार्ले मिंटो रिफॉर्म को ही संशोधित करके क्या किया गया था, 1909 का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को, एजुकेशन में रिजर्वेशन को और, ठीक है, न्यायपालिका में रिजर्वेशन की जो इनकी मांग थी मुस्लिम लीग की, सभी स्वीकार कर ली गई थी, ठीक है। लेकिन 1911 में, ठीक है, ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनकी पत्नी क्वीन मैरी ने दिल्ली का दौरा किया था या भारत का दौरा किया था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और इसी आयोजन में, ठीक है, अरुणडेल कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर ली गई थी। अरुणडेल कमेटी के सुझावों को स्वीकार करते हुए कि किंग जॉर्ज फिफ्थ ने क्या कर लिया, ठीक है, बंगाल विभाजन को वापस ले लिया और ये भी कह डाला कि मुसलमान किसी गलतफहमी में न रहें, वे बहुसंख्यकों का बलिदान करके वो उनका हित नहीं ले सकते। और इसी के साथ जो आईसीएस ऑफिसर थे या शासन था, देश में जो शासन चल रहा था, उसके हुक्मरानों ने अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव कर दिया, ठीक है, और वे सीधे के सीधे मुस्लिम लीग विरोधी होते चले गए। अंततः मुस्लिम लीग को मजबूर होकर के अपने मुख्यालय को, ठीक है, कहाँ से चेंज करना पड़ा, अलीगढ़ से चेंज करके, ठीक है, ये कहाँ लेकर आए गए, लखनऊ आ गए। क्यों लखनऊ लेकर चले आए, क्योंकि लखनऊ के अंदर जो है कौन लोग कम से कम रहते थे, अंग्रेजों का उस समय लखनऊ महत्वपूर्ण नहीं था,
ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजों की गतिविधियों से बचने के लिए या अपनी गतिविधियों को अंग्रेजों से छिपाने के लिए ये कहाँ आ गए, लखनऊ आ गए, ठीक है। और धीरे धीरे ये कांग्रेस की तरफ आते गए। अब ये कांग्रेस की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या चक्कर है? क्योंकि ठीक है, आप अंग्रेजों से बचना चाह रहे हैं तो आप लखनऊ आ गए, ठीक है, ठीक। लेकिन आप कांग्रेस की तरफ क्यों आना चाहते थे? क्योंकि इसी समय, ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ के बाद जो पॉलिसीज़ में परिवर्तन आया था आईसीएस ऑफिसरों के द्वारा और अन्य हुक्मरानों के द्वारा, जो पॉलिसीज़ में परिवर्तन आया, उस परिवर्तन ने मुस्लिम लीग को धक्का दिया, ठीक है, क्या एक चोट मारी कि अंग्रेज मुक्त भारत होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता भी है। और उसी समय, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी 1914 में शुरू हो चुका था, ठीक है। और अंग्रेजों के विरोध में, ठीक है, तुर्की, ठीक है, जर्मनी का साथ दे रहा था। चूँकि उस समय जर्मनी और तुर्की, ठीक है, ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, इसलिए मुसलमान, ठीक है, तुर्की के पक्ष में, ठीक है, आ खड़ा हुआ। क्यों तुर्की के पक्ष में आगे खड़ा हुआ? क्योंकि तुर्की उस समय दुनिया के मुसलमानों का, ठीक है, एक आध्यात्मिक देश था और उसकी राजधानी, ठीक है, मुसलमानों के लिए एक पवित्र राजधानी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो सुल्तान था वह दुनिया के मुसलमानों का खलीफा था, ठीक। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस की ओर आने का परिणाम क्या आया कि 1916 में ये कहाँ आ गए, ठीक है, लखनऊ में आए। और लखनऊ में, ठीक है, आपस में इन्होंने समझौता कर लिया, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए, अब लखनऊ में ये एक कैसे हो गए? तो अभी हमने आपको एक पॉइंट बताया। अब यहाँ प्रश्न आता है कि कांग्रेस ने इस बात को कैसे स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग के साथ आने की बात कांग्रेस ने कैसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली बात ये थी कि कांग्रेस को अगर ऑल इंडिया लेवल पर कोई मूवमेंट चलाना है तो उसे, ठीक है, मुसलमानों को अपने साथ लेना होगा, अन्यथा अंग्रेज, ठीक है, बांटो और शासन करो की नीति का प्रयोग करते हुए हमें आपस में लड़ाते रहेंगे और हम कोई एक राष्ट्रीय लेवल का कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। आप याद रखेंगे कि असहयोग और खिलाफत दोनों को जोड़ने के प्रश्न पर, ठीक है, ये लोग एक हो गए और हिंदू मुस्लिम एकता भी अपने चरमोत्कर्ष पर जा चुकी थी, ठीक है। और इसका परिणाम क्या आया? इस एकता का परिणाम क्या आया कि चौधरी अल्मा इकबाल ने, ठीक है, यहाँ तक लिख डाला तराना ये हिंद, और उसमें उन्होंने लिख दिया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस एकता के सबसे बड़े विरोधी अगर कोई था तो वो थे मदन मोहन मालवीय। और याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह बाह्य रूप से थोपी गई एक एकता है जो निकट भविष्य में ही टूट जाएगी और वो हमें देखने को मिलेगा 1922 में, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेंगे चौरी चौरा घटना के बाद। तो उसी के साथ, ठीक है, यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठजोड़ भी टूटता गया। लेकिन अंतिम रूप से अगर मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हुई है तो वह 1924 के बेलगांव अधिवेशन से हुई है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे, ठीक है। हम आपको पुनः बता दें कि मुस्लिम लीग कांग्रेस से कब अलग होती है? 1924 के बेलगांव अधिवेशन से अलग होती है। लेकिन 22 से ही दोनों दो रास्ते पर चल चुके थे और देश में एक सांप्रदायिक नफरत का जो सृजन हुआ वह सांप्रदायिक नफरत कभी नहीं रुकी और 1947 में भारत बट गया। हाँ, आप एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं मेन पॉइंट्स को लेकर के, मुख्य मुख्य घटनाओं को लेकर के। तो आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के प्रश्न पर मुस्लिम लीग दो भागों में बटी थी, ठीक है। एक था सफ़ी गुट और दूसरा था जिन्ना गुट, ठीक है। तो सफ़ी गुट जो है साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा था, जबकि जिन्ना गुट, ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में था, ठीक है। इसके बाद हम एक पॉइंट और लेकर आते हैं 1930 और 1930 में मुस्लिम लीग की जो बैठक चल रही थी वो कहाँ चल रही थी? इलाहाबाद में चल रही थी। और आप जानते हैं कि भारतीय जो आंदोलन है, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें इलाहाबाद वो स्थान है जहाँ पर बैठकों से, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे मुस्लिम लीग की रही हो, उसने बड़े फैसले दिए हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की बैठक चल रही थी, ठीक है। और इसी बैठक में ही, ठीक है, किसने? चौधरी अल्मा इकबाल ने
टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया था। टू नेशन थ्योरी को, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया था। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो थ्योरी है, इसी थ्योरी के आधार पर, ठीक है, 1933 में, ठीक है, 1933 में, ठीक है, चौधरी रहमत अली, ठीक है, ये एक पंजाबी हैं, ठीक है, गुर्जर हैं, ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था, होशियारपुर के रहने वाले भी थे, और इन्होंने एक मैगजीन, ये कैम्ब्रिज के छात्र हैं, चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज के एक छात्र हैं, ठीक है, गुर्जर मुसलमान हैं ये, और पंजाब के रहने वाले, ठीक है। अब ये कैम्ब्रिज के छात्र थे, तो इसी समय उन्होंने एक अपना पॉम्पलेट निकाला था। किसने? चौधरी रहमत ने अपना एक पॉम्पलेट निकाला था, 4 पन्नों का एक पॉम्पलेट था, और उस पॉम्पलेट का नाम था, ठीक है, नाउ और नेवर, ठीक है, नाउ या नेवर, ठीक है, नाउ और नेवर, ठीक है, आर बी टू लाइफ, आर बी टू लिव, ठीक है, आर पर्स फॉर एवर, आर पर्स फॉर एवर, ठीक है। हम अगर इसको हिंदी में देखें तो ये हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो हम जिंदा रहेंगे या दफन हो जाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो हम जिंदा रहेंगे या दफन हो जाएंगे, ठीक है। ये उन्होंने पत्र लिखा, एक पम्पलेट निकाला, और यह पम्पलेट जब 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो उस समय, ठीक है, जितने भी प्रतिनिधि जा रहे थे उन प्रतिनिधियों को भी यह पम्पलेट सौंपा गया था, ठीक है। और अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसी पम्पलेट में ही पाकिस्तान शब्द को रचा गया था, ठीक है ना। किस शब्द को रचा गया? पाकिस्तान को रचा गया था, ठीक है। तो देखिए जो पाकिस्तान शब्द आया, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, ये आपने जाना कि ये शब्द को किसने रचा, ठीक है, चौधरी रहमत अली ने रचा था। और किस थ्योरी पर रचा था? टू नेशन थ्योरी पर रचा था। तो इसमें पी का मतलब क्या हुआ? देखिए ये जो पी का मतलब है ये है पंजाब, ठीक है ना, ये है पंजाब। ए का मतलब है अफगानिस्तान या वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, अफगानिस्तान। और के से है कश्मीर, कश्मीर। और आईएस का मतलब है इंडस, इंडस का मतलब सिंध हो गया, ठीक है। और ये तान जो लिया है, ठीक है, ये बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान, ठीक है। तो तान आया बलूचिस्तान से, आईएस आया इंडस या सिंध से, ठीक है, के कश्मीर, ये आपने देखा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, कि इसमें बंगाल का नाम नहीं है। इसमें जो डिमांड की गई है, ठीक है, उसमें बंगाल का नाम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से जानना होगा, क्योंकि बंगाल की मांग मुस्लिम लीग रहमत अली ने नहीं किया था। क्लियर? अब हम आगे जाएंगे कि इसी पाकिस्तान शब्द के बाद, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो नफरत है वो तो बढ़ ही रही थी। और उसी दौर में 1937 का इलेक्शन होता है, 1937 का जनरल इलेक्शन हो रहा है। और उस जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग, ठीक है, स्वतंत्र रूप में किसी भी प्रांत में, 11 प्रांतों में से किसी भी प्रांत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रही। हाँ, ये अलग की बात है कि वह बंगाल में और पंजाब में, ठीक है, क्या है, पंजाब में वो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ और बंगाल में फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाती है, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग को हताशा आई, ठीक है, इस हताशा के कारण क्या हुआ, ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने क्या किया, ठीक है, अपनी शक्ति को सृजन के स्थान पर संहारात्मक रूप में चेंज कर दिया। मतलब कभी कभी हम कांग्रेस के बहुत गुणगान कर जाते हैं, ठीक है, बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन हम जो है मुस्लिम लीग के उन गुणों को नहीं देख पा रहे हैं जिसमें विध्वंसात्मक गुण थे। तो विध्वंसात्मक गुण उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और ठीक है, ये जो गुण चल रहा था, ठीक है, उसी का परिणाम क्या आएगा, ठीक है, उसका परिणाम ये आएगा, ठीक है, कि बिहार
में शरीफ कमेटी और पूरे कांग्रेस शासित प्रदेशों की जांच करने के लिए पीरपुर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और इन दोनों कमेटियों ने ही, शरीफ कमेटी और पीरपुर कमेटी, दोनों कमेटियों ने यह अपनी रिपोर्ट में कहा था, ठीक है, कि मुस्लिम कांग्रेस शासित क्षेत्रों में या प्रदेशों में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुए हैं। ठीक है, अब याद रखें, ठीक है, चूंकि 1901 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और वाइसराय, तत्कालीन जो वाइसराय हैं लिंडिथ को, और उन्होंने बिना भारतीयों को विश्वास में लिए हुए, ठीक है, भारतीयों को दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सेदार घोषित कर दिया। ठीक है, नाराज होकर के कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडलों को इस्तीफा देने का निर्देश दे दिया। मतलब वर्धा कमेटी, कांग्रेस की वर्धा कमेटी ने, ठीक है, कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश थे, ठीक है, उनके मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने का निर्देश दे दिया। ठीक है, और सरकार ने या लिलिथगो सर ने इस इस्तीफे को 22 दिसंबर को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और 22 दिसंबर को ही, ठीक है, इसी दिन को, ठीक, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर सर ने इसी दिन को थैंक्स डे या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, लाहौर संकल्प क्या है। ठीक है, एक मैटर आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि जो रहमत अली का पाकिस्तान शब्द है, इसी को डिक्लेरेशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे लाहौर रिजोल्यूशन या लाहौर संकल्प, लाहौर संकल्प या लाहौर रिजोल्यूशन ये कब हो रहा है? 1940 में हो रहा है, और ये डेट आप याद रखिएगा, ये 23 मार्च को होता है। ठीक है, और 23 मार्च को आप याद रखिएगा कि 23 मार्च को ही पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान हर साल, पाकिस्तान, ठीक है, क्या करता है? हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, अब आप याद रखिएगा, ठीक है, इसी बैठक में, जो लाहौर में बैठक चल रही मुस्लिम लीग की, ठीक है, उसी में संकल्प लिया जा रहा है। क्या संकल्प लिया जा रहा है? तो ये देखिए, सिकंदर हयात जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है, तो सिकंदर हयात ने क्या किया था? ठीक, पाकिस्तान के प्रस्ताव को लिखा था, और फजलुल हक ने इसे, इन्होंने प्रस्ताव लिखा, इन्होंने प्रस्तुत किया, और खली कुजमा ने, ठीक है, कुजमा ने इसका समर्थन कर दिया। ठीक है, और इसी के तुरंत बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, दो राष्ट्र दो संविधान और दो संविधान सभा की मांग कर दिया। मतलब 2 राष्ट्र, 2 नेशन, 2 कॉन्स्टिट्यूशन और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और, ठीक है, माइलस्टोन दे रहे हैं, मेन चीज़ें बता रहे हैं आपको। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जिसके उत्तर में, ठीक है, मुस्लिम लीग ने कराची से 1943 में कराची से नारा दिया था, पहले बांटो फिर भागो। ठीक, और फिर ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दीवारें खड़ी हुई थी, ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए 1944 में राजाजी फार्मूला आया था। राजाजी फार्मूला अर्थात चक्रवर्ती राजा जी का कुछ प्रस्ताव आया था, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद चल रहा था और संवैधानिक जो डेडलॉक चल रहा था, मतलब अवरोध चल रहा था, उस अवरोध को समाप्त करने के लिए, ठीक है, 29 जून 1945 को शिमला में, ठीक है, सर वोवेल ने, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। दोनों में मतभेद उभरते चले गए, क्योंकि मुस्लिम लीग एक ही बात कर रही थी कि देश के मुसलमानों का नेतृत्व केवल मुस्लिम लीग करती है, और अगर ऐसी स्थिति में इस तर्क को मान लिया जाता कि देश के मुसलमानों का नेतृत्व केवल मुस्लिम लीग करती है, तो इसका 2 परिणाम आता है। एक परिणाम तो ये आता कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी बनकर रह जाती और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी में बन के रह जाती, और देश में मुसलमानों को रहने का अधिकार भी शायद न होता। ठीक है,
इसके बाद कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने भी मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। वैसे मौन रूप में तो कैबिनेट मिशन के अंदर था, क्यों पाकिस्तान था, लेकिन स्पष्ट रूप से, ठीक है, उसे नहीं माना गया था, ठीक है। अंतोगत्वा, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, मुस्लिम लीग प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, एक स्लोगन दे दिया था, ठीक है। वो स्लोगन क्या था, ठीक है, हंस कर लेंगे पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, ठीक है। और दूसरा नारा था पैर में जूती मुख में पान, ठीक है, पाकिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, पैर में जूती मुख में पान, पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा ये देते रहे। अंतोगत्वा देश में सांप्रदायिक नफरत इस कदर बढ़ी, ठीक है, कि माउंटबेटन प्लान के तहत देश को, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। तो हमने मुस्लिम लीग से संबंधित पूरे मैटर को एक समरी बना करके आपको दे दिया है। व्यापकता, ठीक है, धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। यदि कोई समस्या होती है तो आप हमें, ठीक है, व्हाट्सएप से या SMS के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।